हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पापा, आपको भी पता नहीं क्या दिक्कत है। रोज सुबह सुबह आ जाते हैं मेरे कपड़ों के ऊपर लेक्चर देने के लिए। आप अपनी नजर ठीक रखिए बस। सानिया वैसे तो एक इंजीनियर थी, लेकिन उसे फैशन डिजाइनिंग भी काफी पसंद थी। वो अक्सर नए नए तरह के कपड़े डिजाइन किया करती थी और उन्हें पहनकर ही कॉलेज जाया करती थी। लोग उसकी डिजाइन और पहनावे की खूब तारीफ करते। एक दिन वो कॉलेज में बैकलेस गाउन पहनकर आई थी और लोगों की नजरें भी उस पर से नहीं हट रही थी। कुछ ही देर में बारिश होने लगती है और कॉलेज का सारा ग्राउंड पल भर में ही खाली हो जाता है। सानिया को बारिश बहुत पसंद थी, इसीलिए वो वहीं बारिश में खड़ी होकर नाचने लगती है। बारिश होने की वजह से उसका पैर फिसलने ही वाला होता है और देखते देखते वो अभिषेक की बाहों में होती है। अभिषेक उसे सीधा खड़ा करता है और बोलता है, तुम बारिश में फिसल गई और मैं तुम्हारी बैकलेस ड्रेस देखकर। तुमने कुछ बोला क्या? भला मैं किसी को क्यों कुछ कहूँगा। वैसे मैं ये कह रहा था कि आप बारिश में क्या कर रही थी। वो मुझे बारिश बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं यहाँ पर बारिश को एंजॉय कर रही थी। वैसे आप मुझे देखने के अलावा यहाँ क्या कर रहे थे? मैं अभिषेक हूँ और एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी। तो मैं यहाँ आपसे पूछने आया था कि क्या मैं आपकी कुछ फोटोज खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूं क्या? हाँ हाँ जरूर, और मुझे मेंशन जरूर करना आपके पोस्ट में। और वैसे भी मुझे फैशन डिजाइनिंग का और मॉडलिंग का काफी शौक है। मेरे पास कई सारे मॉडलिंग और फैशन इवेंट्स के इनवाइट्स आते रहते हैं। अगर आप मुझे अपना नंबर दे दें तो मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा। सानिया ने अपना नंबर अभिषेक को दे दिया। अब दोनों रात भर बातें करने लगे और ये बातें कब मुलाकातों में बदल गई उन्हें खुद पता नहीं चला। और इसी के साथ साथ दोनों के बीच गहरा प्यार पनप गया। एक दिन दोनों एक गार्डन में बैठे थे। अभिषेक सानिया की गोद में सर रखकर आराम कर रहा होता है। तभी सानिया उससे बोलती है, अभिषेक, अच्छा सुनो ना। हाँ मेरी जान, बोलो ना, क्या हुआ? कब तक हम यूं ही छुप छुप कर प्यार करेंगे? बस कुछ दिन और। तुम पिछले 1 साल से यही कह रहे हो। हर चीज का एक टाइम होता है सानिया, और सबको बताने और मनाने में वक्त तो लगेगा ही ना। देखो, मुझसे और इंतजार नहीं होता। तुम जल्दी से मेरे घर रिश्ता लेके आ जाओ। कुछ ही दिनों में अभिषेक सानिया के घर रिश्ता लेकर जाता है। सानिया और उसकी माँ बिमला अभिषेक और उसके घर वालों की खूब खातिरदारी करती है और सबकी रजामंदी से कुछ ही दिनों बाद सानिया और अभिषेक की बड़ी धूमधाम से शादी होती है। सानिया ने शादी के बाद भी बैकलेस पहनना नहीं छोड़ा था। वो घर और ऑफिस हर जगह ही बैकलेस पहनकर जाया करती। एक दिन उसके ससुर रामलाल ने उसे ऑफिस जाते हुए टोक ही दिया। अरे बेटी, जरा ढंग के कपड़े पहनकर ऑफिस जाओ। तुम्हें पता नहीं क्या, आजकल के लोगों की नजर कितनी गंदी है। पापा, आपको भी पता नहीं क्या दिक्कत है। रोज सुबह सुबह बस मेरे कपड़ों पर लेक्चर देने के लिए आ जाते हैं। आप अपनी नजर ठीक रखिए बस। ये आजकल के बच्चे भी ना फैशन के नाम पर ना जाने कैसे कैसे कपड़े पहन लेते हैं। कोई शर्म और हया बची ही नहीं है इन लोगों में। अगर समझाने की कोशिश करो तो पलटकर जवाब देते हैं। बड़ों से बात करने की कोई तमीज ही नहीं है। तभी वहाँ पर अभिषेक आ जाता है और अपने पिता और बीवी की बहस देखकर वो दोनों को शांत करवाता है और सानिया को ऑफिस भेज देता है। सानिया के जाते ही अभिषेक की माँ वहाँ आती है और बहस फिर से होने लगती है। अभिषेक की माँ कोयल उसे बोलती है, हमने तुझे अपना पेट काट काट कर इतना पढ़ाया लिखाया, खिलाया पिलाया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया और आज तू अपने ही बाप से जुबान लड़ा रहा है। अभिषेक, मुझे तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और तू है कि जोरू की गुलामी शुरू कर दी। जा डूब मर कहीं। माँ, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? ना तो मैं जोरू का गुलाम हूँ और ना ही मैं बेवकूफ हूँ। मैं खुद सोच और समझ सकता हूँ और यहाँ पिताजी गलत हैं, इसीलिए मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रहने दे बेटा, अब बहुत हो गया। हम नहीं रह सकते तेरे साथ और तेरी इस मॉडर्न बीवी के साथ। हम तो जा रहे हैं। कोई किराए पर घर मिला तो ठीक है, वरना फुटपाथ पर ही अपनी उम्र गुजार देंगे।
ऐसा कहकर कोयल और रामलाल अपना बोरिया बिस्तर लेकर निकल पड़ते हैं। माँ बाप के जाने के बाद अभिषेक काफी परेशान सा रहने लगता है और वो अपनी परेशानी का जिम्मेदार सानिया को ठहराने लगता है। इसीलिए वो सानिया से बोल ही देता है, तुम्हारी वजह से मेरे मम्मी पापा घर छोड़कर चले गए। मैंने उन्हें तो घर छोड़ने के लिए नहीं बोला। तुम अपने सास ससुर से ऐसे जुबान लड़ाओगी तो और क्या होगा। वो बात ही ऐसी कर रहे थे और मैंने उनसे कोई जुबान नहीं लड़ाई। जो बात गलत है बस वही कहा था और अपना मत सामने रखा था। जहाँ मैं सही हूँ वहाँ मैं किसी के आगे नहीं झुकती, फिर चाहे भगवान ही क्यों ना हो। तुम सही नहीं हो सानिया, तुम ऐसे कपड़े पहनोगी तो लोग तुम्हें क्या समझेंगे, अब तुम ही बताओ। देखो अभिषेक, मुझे लोगों की नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी नजरों में ठीक हूँ, मेरे लिए इतना ही बहुत है। तुम जीत गई और मैं हार गया। देखना एक दिन तुम्हें खुद ही इसका पछतावा होगा। मैं देख लूंगी सबको, तुम मेरी फिक्र मत करो। ऐसा कहकर सानिया फिर से अपने कामों में लग जाती है, मगर अभिषेक उससे दूरियां बनाना शुरू कर देता है और एक दिन अचानक ही वो अपने माँ बाप के पास चला जाता है। ये सब देखकर सानिया को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो अपने कामों में जुटी रहती है। कई दिनों बाद मुंबई में एक बड़ा फैशन शो होता है और सानिया उसमें पार्टिसिपेट करती है। स्टेज पर काफी सारी मॉडल आती है और उसके बाद सानिया भी स्टेज पर आकर रैंप वॉक करती है। कुछ ही देर में शो का रिजल्ट अनाउंस होता है और शो की विनर सानिया होती है। चारों तरफ सानिया के कपड़ों की वाहवाही होती है और कई सारे टीवी चैनल्स पर उसका इंटरव्यू आता है। न्यूज़पेपर में सानिया की हेडलाइन छपने लगती है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो अपने सफर को बयां करती है, जिसके बाद से पूरा कॉन्फ्रेंस तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। सानिया की सफलता और प्रसिद्धि से अभिषेक और उसके माता पिता को भी काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो लोग सानिया को बुलाकर माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दे बेटी, हमने तेरी कला को समझने में काफी देर कर दी। माँ जी कोई बात नहीं, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए ना तो उसे भूला नहीं भोला कहते हैं। और आप लोग मुझे छोड़कर गए ना, उसकी वजह से मैंने अपना बहुत सारा टाइम सिर्फ तैयारी करने में लगाया, जिसकी वजह से मुझे ये मुकाम हासिल हुआ। असलियत में तो इस इनाम की असली हकदार आप लोग ही हैं, जिन्होंने मुझे घर की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया। ऐसा कहकर सानिया ने अपना मेडल और सर्टिफिकेट अपनी सास को थमा दिया। अब उसकी सास उसे फैशन डिजाइनिंग के लिए नहीं रोकती और सानिया भी अब सब कुछ समझकर घर के कामों में भी हाथ बटाती, साथ ही साथ मॉडलिंग भी करती और उसके बाद फिर सब खुशी खुशी अपनी बैकलेस पहनने वाली बहू के साथ रहने लगते हैं। गोपाल अपनी इकलौती बेटी मधु की शादी अरुण नाम के एक बहुत ही अमीर और अच्छे लड़के से करवाना चाहता था, पर मधु शादी से कुछ दिनों पहले ही अपने बॉयफ्रेंड राकेश के साथ भाग जाती है और बेचारा गोपाल अपनी इज्जत बचाने के लिए जारा नाम की लड़की से बात करता है। ए लड़की, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, जिसके बदले मैं तुम्हें कीमत दूंगा। ये पकड़ो कुछ पैसे, बाकी काम होने के बाद। अरे काम क्या है सेठ, ये बोल। कुछ दिनों में मेरी बेटी की शादी है, पर वो मेरा मुंह काला करवा कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। बस अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। शादी वाले दिन तुम बस मेरी बेटी की जगह बैठ जाना और शादी होने के बाद तुम्हारा जो मन करे कर लेना। उसके साथ रहना हो तो उसको साथ रहना या अपने धंधे में वापस चली जाना। हो जाएगा सेठ तेरा काम, पर बाकी का पैसा मैं शादी वाले दिन ही लूंगी, समझा? हाँ हाँ ठीक है, मिल जाएगा। बस उस दिन अपने मुंह पर कंट्रोल रखना और थूकना मत। तू अपने काम और मेरे पैसों से मतलब रखना। वैसे भी ज़ारा जो बोलती है ना, उसको पूरा करके ही दम लेती है, समझे क्या? इतना बोल गोपाल वहाँ से चला जाता है और शादी वाले दिन मधु की जगह पर जारा घूंघट डालकर बैठ जाती है। अरुण और जारा की शादी हो जाती है। उनकी शादी होते ही जारा खुद पर और कंट्रोल नहीं कर पाती और अपनी सास उमा पर थूक देती है।
जिस पर उमा बोलती है, भाई साहब, आपने अपनी बेटी को कोई संस्कार नहीं दिए क्या? इसने तो मुझे माफ करना, उसने देखा नहीं होगा, घूंघट में है ना। जैसे तैसे ज़ारा और अरुण की शादी हो जाती है और ज़ारा को विदा कर गोपाल भी बिना किसी को कुछ बताए गुपचुप तरीके से शहर छोड़कर दूर चला जाता है और ज़ारा अरुण के साथ अपने ससुराल जाते हुए रास्ते में सोचती है, अबे ज़ारा, कहाँ फंस गई तू रे? ये पागलों की फैमिली पता नहीं कब तुझे अकेला छोड़ेंगे और कब तू इधर से छूमंतर होगी। थू। ज़ारा वहाँ से भागने की सोच ही रही होती है कि वो लोग अपने घर पहुँच जाते हैं और उमा ज़ारा को गाड़ी से उतार कर बोलती है, लो बहू, आ गए हम। साला, ये घर है या महल? रे, कौन है तू? और मेरी बहू मधु कहाँ है? अरे हट हलकट, अब मैं ही तेरी और इस घर की बहू है। साला, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी घर होता है। अब तो सारा कहीं नहीं जाने वाली। जो भी हो तुम, निकलो मेरे घर से, मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानता। अब जो है ना वो मैच है और मैं ही तेरी बीवी है। और देख, मुझे घर और पति का ना बहुत शौक है, तो मैं तेरा और तेरी इस माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी, समझा क्या? मेरी मधु को कहाँ छुपा रखा है? रुक जाओ, मैं अभी गोपाल पापा को फोन करके तुम्हारी हकीकत बताता हूँ। ज़ारा थूक फेंक सोफे पर लेटकर उसको पूरा सच बताती है कि वो कौन है, कहाँ से आई है और किसके कहने पर। पूरी सच्चाई सुन उमा और अरुण के तो होश ही उड़ जाते हैं और ज़ारा उनको धमकी देती है, देख अरुण और मेरी सासू माँ, थोड़ा बहुत कानून ना अपन भी जानती है, तो तेरे लिए यही अच्छा होगा कि तू मुझे अपनी बहू और तू मुझे अपनी बीवी मान ले। और तेरी कसम, मैं ना बहू का फर्ज बहुत अच्छे से निभाऊंगी, सच्ची। ना चाहते हुए भी उमा और अरुण को उसे अपनाना पड़ता है और धीरे धीरे ज़ारा एक अच्छी बीवी और बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियां उठा लेती है और दोनों की खूब सेवा करती है। वो अपनी ईमानदारी से अरुण का तो दिल जीत ही लेती है, पर उमा उसको अपनी बहू के रूप में अभी भी नहीं अपनाती। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक दिन ज़ारा उमा के पैर दबाती है। सासू जी, मैं कितने अच्छे से तेरा ख्याल रखती है, घर का सारा काम करती है, और अब तो अरुण ने भी मुझे अपना लिया है, तो तू काहे को नहीं अपनाती? इस लड़की को ना मैं कभी अपनी बहू नहीं मानूंगी। ना तो खाने का ढंग, ना रहने का, ना बात करने का। गवार कहीं की। तेरी असली जगह जहाँ से तू आई है ना, वही है। तो यहाँ की रानी बनने के सपने मत देख। ज़ारा को अपनी सास की बातों का बहुत बुरा लगता है और वो रोते रोते अपने रूम में चली जाती है और घर में थूक कर अपने पति के गले लगकर बोलती है, मैं गंदी जगह से आई है ना, इसीलिए तेरी माँ कभी मुझे प्यार नहीं करती, कभी मुझसे प्यार से बात नहीं करती। क्या हुआ यार ज़ारा, तुम तो इतनी अच्छी हो, ऐसी जगह से होने के बाद भी तुम वहाँ के लोगों से बिल्कुल अलग हो और तुमने इस घर की सारी जिम्मेदारियां भी कितने अच्छे से उठा ली हैं और अब तो मैंने भी तुम्हें अपना लिया है। पर सासू तो बोलती है कि मुझे खाने पीने का कोई ढंग नहीं है, बात करने का तरीका नहीं आता, मैं गंवार हूँ, उन्हें शर्म आती है मुझे अपनी बहू बोलने में। तेरे साथ भी ऐसा ही है क्या? तुझे भी शर्म आती है मुझे अपनी बीवी बोलने में? तभी तो तू मुझे कहीं अपने साथ बाहर लेकर नहीं जाता है ना? ज़ारा की बात सुन अरुण को उसके लिए बहुत बुरा लगता है और धीरे धीरे अरुण ज़ारा को वो सब गुण सिखा देता है जो एक अच्छे घर की बहुओं में होते हैं और उसको चलना, बोलना, कैसे खाना पीना, बात करना सब सिखा देता है। और कुछ ही दिनों में ज़ारा सब सीख भी जाती है, बस अपनी एक आदत छोड़ ही नहीं पाती थी, वो थी थूकने की। ये लीजिए माँ जी आपका खाना।
माँ जी अब तो मैं बिल्कुल वैसी ही बन गई हूँ जैसी आपको पसंद है। थू, अब तो आप मुझे माफ कर दीजिए और अपना लीजिए। जिस दिन तू यहाँ थूकना बंद कर देगी ना, उस दिन मैं तुझे अपनी बहू मान लूंगी। हाँ पर मुझे पता है ऐसा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि तू एक गंवार लड़की है और तू अपनी इस आदत से मजबूर है। इसे तू कभी नहीं छोड़ सकती। अपनी सास की बात सुन ज़ारा मन ही मन में अपने थूक फेंकने की आदत को छुड़ाने का संकल्प लेती है और अब जब भी उसे थूकना होता तो वो वॉशरूम चली जाती या वॉश बेसिन में थूक लिया करती। धीरे धीरे वो अपनी ये आदत भी ठीक कर लेती है और एक दिन वो बिल्कुल वैसी ही बन जाती है जैसा उमा चाहती थी। और एक दिन ज़ारा पूजा कर अपनी सास से बोलती है, माँ जी आरती ले लीजिए और मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। आखिरकार तूने मेरा दिल जीत ही लिया। हाँ। उमा अपनी बहू को गले से लगा लेती है। उमा को ज़ारा पर फक्र महसूस होता है और वो उससे माफी मांगते हुए गर्व से बोलती है, बस माँ जी आप माफी मत मांगिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपकी जगह अगर कोई और भी होता या फिर मैं भी होती तो मैं खुद भी मुझ जैसी किसी लड़की को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर पाती। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपने मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है, मुझे अपना लिया है और आपकी जिद की ही वजह से आज मैं एक अलग और एक अच्छी इंसान भी बन गई हूँ। थैंक यू माँ जी। और अब उसकी जिंदगी में बस खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं और वो गोपाल को मन ही मन में शुक्रिया करती है कि आज जाने अनजाने में उसकी वजह से उसको अरुण जैसा पति और उमा जैसी सास मिली। सब कुछ ठीक हो जाता है और सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। खुशबू एक बहुत ही सिंपल और सीधी साधी लड़की होती है। उसके घर में उसकी माँ रीमा और पापा रामू थे। घर में खुशबू सभी की लाडली थी। वो अमन नाम के एक बहुत ही अमीर और हैंडसम लड़के से प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे के साथ ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। ऐसे ही एक दिन घर में खुशबू की शादी को लेकर बात चल रही होती है, जिसे वो सुनकर बहुत ही परेशान हो जाती है और जल्दी से कॉलेज जाकर अमन से मिलती है। अमन, अब कुछ दिन में हमारा कॉलेज खत्म हो जाएगा, फिर हम रोज रोज मिल नहीं पाएंगे और घर में मेरी शादी की बात भी चल रही है। अरे मेरी जान, परेशान क्यों होती हो? प्यार करता हूँ तुमसे और शादी करके लेके जाऊंगा। पता है अमन, तभी तो बोल रही हूँ कि तुम अपने घर वालों से बात करो ना। ओके बाबा, एक हफ्ते में मम्मी पापा से बात करता हूँ। चलो अब हंस के दिखाओ और खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है अब। अमन और खुशबू खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो बोलो मेरी जान, क्या ऑर्डर करूं? जो तुम्हें अच्छा लगे। फिर तो मैं तुम्हें खा लेता हूँ। सबसे ज्यादा मुझे तुम अच्छी लगती हो। पागल हो गए हो क्या तुम? कुछ भी बोलते हो मतलब। हाय ये कातिल हंसी, इसी पे तो फिदा हूँ मेरी जान। बस ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो। अमन खुशबू का मूड ठीक करने के लिए टेबल पर रखे चाकू चम्मच उठाकर करतब दिखाने लगता है, जिसे देखकर खुशबू बहुत खुश होती है। ऐसे ही वो चाकू हवा में उछालने लगता है और चाकू सीधा आकर खुशबू की नाक पर लगता है और उसका चेहरा खून से लथपथ हो जाता है। अमन ये सब देखकर बहुत डर जाता है और जल्दी से उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और कुछ देर बाद डॉक्टर अमन को बताते हैं, देखिए अमन जी, चाकू बहुत ही रफ्तार के साथ खुशबू की नाक पर लगा था, जिस कारण उनके नाक के आगे का हिस्सा कट गया है। हमने उन्हें ट्रीटमेंट दे दिया है, थोड़ी देर बाद उनको होश आ जाएगा और आप उनसे मिल सकते हैं। थोड़े समय बाद अमन खुशबू से मिलने उसके पास जाता है। खुशबू, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई। कैसी बातें कर रहे हो तुम? जो भी हुआ वो सब एक हादसा था।
तुमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया और मुझसे वादा करो कि आज जो कुछ भी हुआ तुम ये कभी किसी को नहीं बताओगे। दोनों एक दूसरे को प्यार से गले लगा लेते हैं। तो वहीं खुशबू के माता पिता को जब ये बात पता चलती है तो उनको बहुत बड़ा झटका लगता है। साथ ही उनको अपनी बेटी की शादी की और भी ज्यादा चिंता सताने लगती है, क्योंकि इस हादसे की वजह से उसकी नाक जो कट गई थी। कुछ ही दिनों बाद खुशबू और अमन दोनों अपने अपने घरों में अपने रिश्ते के बारे में सब बता देते हैं। यहाँ खुशबू के घर वाले शादी के लिए राजी हो जाते हैं, पर अमन की माँ मीरा खुशबू की कटी हुई नाक देखकर बुरा सा मुंह बना लेती है और अपने बेटे की जिद के लिए वो हाँ कह देती है। कुछ ही दिनों बाद खुशबू और अमन की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता है। खुशबू अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है, पर उसकी सास उसे खरी खोटी और उसकी नाक का मजाक बनाने का कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देती थी। ऐसे ही एक दिन घर में कुछ मेहमान आते हैं और मीरा सबके सामने अपनी बहू का मजाक बनाने का सोचती है। अरे ओ सुर्पनखा, कहाँ मर गई घर में? अरे दिखता नहीं क्या तुझे मेहमान आए हैं? जी माँ जी, बस घर का काम ही कर रही थी, कहिए। अरे ओ बदशक्ली सी, कहाँ मर गई? जरा मेहमानों के लिए कुछ लेकर तो आ बढ़िया सा। जी माँ जी ठीक है। और हाँ, सब कुछ ठीक से लाना और अपनी नाक की तरह कहीं आधा अधूरा मत ले आइयो कुछ। जी माँ जी ठीक है, मैं ठीक से लेकर आऊंगी। मीरा मन ही मन खुशबू को कोस रही होती है कि तभी टेबल से उसके पैर पर चोट लग जाती है। खुशबू भागी भागी अपनी सास के पास आती है। क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो है ना? अरे मैं तो मर गई करमजली। अरे जब से तू इस घर में आई है पूरी मनहूसियत फैला दी है तूने यहाँ पर। पता नहीं कब मेरा पीछा छूटेगा तुझसे, अब शगुनी कहीं की। पर माँ जी मैंने क्या किया? आपका पैर खुद ही तो टेबल से टकराया है, तो आप मुझे क्यों दोष दे रही हैं? अरे मैं सब जानती हूँ, तेरी खुद की नाक तो है नहीं, ऊपर से मेरा पैर कटवाना चाहती है ताकि मैं भी अधूरी हो जाऊं तेरी तरह। खुशबू रोते हुए वहाँ से चली जाती है। दिन बीतते जाते हैं, पर मीरा की आदतों में कोई सुधार नहीं आता। वो अपनी बहू को और ज्यादा सताना शुरू कर देती है, पर बेचारी खुशबू चुपचाप सब कुछ सहती रहती है। ऐसे ही एक दिन मीरा बासमती चावल का पुलाव बनाती है। तभी खुशबू बाजार से सब्जियां लेकर घर आ जाती है और अपनी सास को रसोई में देखकर बोलती है, अरे माँ जी आपने इतनी तकलीफ क्यों की? मैं आ तो रही थी, मैं बना देती हूँ खाना, आप बैठ जाइए, मैं देखती हूँ। बस बस बन गया। आज मैंने अमन के पसंद का पुलाव बनाया है, देख कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें। वाह माँ जी बहुत अच्छे दिख रहे हैं, कितने खिले खिले बने हैं। आहा, अरे मैंने भी किसे बोल दिया, तेरी तो नाक ही नहीं है। माँ जी आप हमेशा ही मेरा मजाक क्यों बनाती हैं? अरे शुक्र मना कि तेरा मजाक ही बनाती हूँ। अरे मेरे बेटे की वजह से मेरे हाथ बंधे हैं, नहीं तो तेरे जैसे कचरे को तो मैं अपने घर में कभी रखूँ ना। पता भी है तुझे कि कितनी बेइज्जती होती है हमारी तेरी वजह से। तभी वहाँ अमन आ जाता है और अपनी माँ की सारी बातें सुन लेता है, जिसे सुनकर वो गुस्से से लाल पीला हो जाता है और बोलता है, माँ ये क्या तरीका है बात करने का? भूलिए मत, जिसके बारे में आप बोल रहे हैं वो मेरी बीवी है और मैं अपनी पत्नी के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता। फिर तो कानों में रुई डाल कर बैठ जा, क्योंकि मैं तो कल मुही तुझे रोज रोज सुनाऊंगी। तभी अमन उस हादसे के बारे में अपनी माँ को सब बताता है, जिसमें अमन के हाथों से लगे चाकू से खुशबू की नाक कट गई थी और उसकी ये हालत हो गई थी। सच सुनने के बाद मीरा का सर शर्म से झुक जाता है। माँ खुशबू की जैसी भी हालत हुई है आज वो मेरी वजह से हुई है, और उसने आज तक यह बात कभी किसी को नहीं बताई और ना मुझे बताने दी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कोई भी मुझसे नफरत करे।
मुझे कुछ कहे, किसी के सामने मेरी इज्जत कम हो, और आप उसी पर सवाल उठा रही हो। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे भूल हो गई। मैंने तेरे साथ इतना गलत किया और तूने मेरे बेटे के लिए इतना सब कुछ सहा, इतना कुछ किया। तेरी जैसी बहू नसीब वालों को मिलती है बच्चे। आजा मेरी लाडो, मेरे गले लग जा। इस तरह मीरा खुशबू को अपने दिल से अपनाकर अपनी बहू के रूप में उसे स्वीकार कर लेती है और खुशी खुशी उसे सबसे मिलवाती है। साथ ही उसे बहुत प्यार भी देती है, जिसके बाद सभी लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।